दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क यानी कि जापान को एक क्रिमिनल गैंग तबाही के दहाने पर ला रही है और पाकिस्तान को इससे सबक सीखना चाहिए। सन 1881 में इस कहानी की शुरुआत होती है। जापान के कोबे पोर्ट के एक मछुआरों के गरीब फैमिली में पैदा हुआ यामागुची हारुकीची नाम का एक बच्चा। हारुकीची एक मछुआरों के गिरोह का था जो पोर्ट के लिए मजदूर सप्लाई करने के साथ साथ छोटी मोटी चोरी चकारियां भी किया करता था। सन 1915 यामागुची हारुकीची ने सिर्फ 50 मजदूरों के साथ अपना एक गैंग शुरू किया, यामागुची गुमी। इनकी पहचान हर एक फर्द के पूरे जिस्म में टैटूज गोंदे होंगे और गैंग में भर्ती होने से पहले अपनी वफादारी को साबित करने के लिए हर एक इंसान को अपनी छोटी उंगली कुर्बान करनी होगी। सन 1940 एक गरीब मछुआरे ने शुरू किया ये गैंग यामागुची गुमी सिर्फ कुछ ही सालों में जापान की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक क्राइम माफिया सिंडिकेट बन गया, जिसमें 2 लाख गैंगस्टर्स और 5200 गैंग्स शामिल हो गए। ये दिन दहाड़े जापान में प्रोस्टिट्यूशन से लेकर एक्सटॉर्शन, ड्रग्स की स्मगलिंग से लेकर इंसानों की स्मगलिंग, हर एक किस्म के इल्लीगल काम करते थे और पुलिस इनका बाल भी बाका नहीं कर पाती। सन 1955 यामागुची गुमी ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी खड़ी कर ली, इलेक्शंस भी जीत गए और 1955 में नोबुसुके किशी बन गए इस गैंग के जापान के पहले प्राइम मिनिस्टर। 1950s के दौर तक जापान के सारे टॉप सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन से लेकर बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस, हर कोई इनकी कठपुतली बन चुके थे, इनके इशारों पर नाचा करते थे। इस गैंग ने जापान के 47 डिस्ट्रिक्ट्स में से 36 डिस्ट्रिक्ट्स पर पूरे तरीके से अपना कब्जा जमा लिया था। यहाँ तक कि 1960s के दौर तक तो जापान में कोई प्राइम मिनिस्टर भी इनकी रजामंदी के बगैर चुना ही नहीं जा सकता था। बट एक काफ़ी आयरॉनिक बात बताऊं, इतने हीनियस क्राइम्स करने के बावजूद भी जापान में पुलिस सर्वे हुआ था और तब उसमें यह पता चला कि 10 में से हर एक जापानीज ने यह कहा कि इन्हें लगता है कि जापान में ये गैंग्स होने चाहिए, वो मुल्क के लिए एक ज़रूरी ईवल है। जापान की पुलिस तक खुद इनकी तारीफ किया करती थी। उनके हिसाब से ये लोग रवायती जापानीज ट्रेडिशन की अलामत थे। इनफैक्ट उस दौर की कई जापानीज मूवीज में भी इन गैंग्स को एकदम कूल और मुल्क के नेशनल हीरोज की तरह पेश किया गया। सो आखिर जापानी लोग और जापानी मीडिया अपने कंट्री के इतने खतरनाक गुंडों से, अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल से इतना प्यार क्यों करते थे? और अगर प्यार करते थे तो फिर क्यों 1992 में जापानीज गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ पास किया जिससे इन गैंग्स को जापान में हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया गया? मतलब आज अगर आप जापान के गली गली में जाकर देखोगे ना, तो आपको घरों के बाहर, दुकानों के बाहर ऐसे पोस्टर्स मिल जाएंगे जिनमें लिखा होता है कि गैंग माफियाज का यहाँ पर एंट्री बैंड है। सो आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट इनके दम पर चल रही थी, उन्होंने ही इस गैंग कल्चर को हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया? सो क्यूरियस माइंड्स, सुनने में भी ये थोड़ा अजीब लगे, बट जापान में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स यानी कि गैंग कल्चर कोई नई बात बिल्कुल नहीं है। ये तो जापान में पिछले 300 सालों से चलते आ रहे हैं, जिन्हें उनकी लैंग्वेज में यकूजा कहते हैं। 17th सेंचुरी में यकूजा करीब 750 गैंग्स का एक माफिया सिंडिकेट था जो छोटे मोटे जुर्म में जैसे चोरी चकारी हो गई, गैम्बलिंग और ड्रग सेलिंग किया करते थे। लेकिन यकूजास किसी आम गैंग की तरह बिल्कुल नहीं थे। उनके कुछ वैल्यूज थे, कुछ उसूल थे और ये हमेशा काफ़ी वेल डिफाइंड हायरार्की में काम किया करते थे। इनमें बॉस को ओयाबून यानी कि लीडर कहा जाता था और मेंबर्स को कोबून यानी कि चाइल्ड माना जाता था, जो इनके बॉस के साथ काफ़ी लॉयल होते थे। इनमें एक रिवाज हुआ करता था कि कोबून्स अक्सर गैंग ज्वाइन करते ही अपनी छोटी उंगली काट कर अपने ओयाबून को गिफ्ट कर देते थे ताकि वो इनके साथ अपनी वफादारी दिखा सकें। आज भी अगर आप देखोगे तो जापान में हर एक यकूजा की उंगली कटी हुई होती है और इनके पूरे जिस्म पे टैटूज बने हुए होते हैं, क्योंकि यही इनकी पहचान है। लेकिन करंटली जो जापान की सबसे बड़ी यकूजा गैंग है ना, उसका नाम है यामागुची गुमी, जिसकी शुरुआत 20th सेंचुरी में एक मछुआरे ने की थी। यामागुची हारुकीची एक मछुआरे थे जो एक छोटे यकूजा गैंग ओशिमा हिडेयोशी के लिए काम किया करते थे। लेकिन फिर 1915 में हारुकीची ने वहां पर काम कर रहे 50 पोर्ट वर्कर्स के साथ मिलकर एक मॉडर्न डे यामागुची गुमी गैंग की शुरुआत की। अब क्योंकि यामागुची गैंग पूरे लेबर कम्युनिटी से बनी थी और वर्ल्ड वार 2 की तबाही के बाद तो जापान में रियल एस्टेट बिजनेस बूम पर था,
तो इस गैंग ने लोगों से कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स लेना और तभी नए बन रहे नाइट क्लब से भी प्रोटेक्शन मनी लेना शुरू कर दिया, जिससे इनको अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। अब इससे देखते ही देखते यामागुची गुमी गैंग काफ़ी स्ट्रांग होते चले गए, लेकिन यहाँ तक भी ये बाकियों की तरह एक मामूली गैंग ही थे अनटिल लेट 1940s, जब इन पर CIA की नज़र पड़ी। वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म होने के बाद जैसे ही जापान ने सरेंडर किया, तभी एक तरफ एलाइड पावर्स के प्रेशर में आकर US को जापानीज कम्युनिस्ट पार्टी के कई लोगों को मजबूरन रिहा करना पड़ा, जिनको उन्होंने इन्वेजन के बाद जेल में कैद करके रखा हुआ था। दूसरी तरफ इसी दौरान USSR ने जापान में अपना असर बढ़ाने के लिए वहाँ की एक पार्टी JCP को मैसिव फंडिंग्स देना शुरू कर दिए, जिससे पार्टी जापान में तेज़ी से फैलने लगी और अपनी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी फैलाने लगी। इससे हुआ ये कि यह आइडियोलॉजी इतनी तेज़ी से फैलने लग गई कि एक टाइम में इस पार्टी में सिर्फ 100 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन वहीं पर सिर्फ 2 सालों के अंदर 1 लाख तक के मेंबर स्केल हो गए। यानी कि सिर्फ 2 सालों में इनकी पार्टी की मेंबरशिप 1000% से बढ़ गई थी। और इससे हुआ ये कि 1949 के इलेक्शंस में जापानीज लोगों ने JCP को इलेक्शंस भी जितवा दिए थे। अब जाहिर है कि जापान की पब्लिक में कम्युनिज्म की इस बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर US काफ़ी इनसिक्योर हो गया, और इसीलिए फिर तब के US आर्मी जनरल डगलस मैकार्थर, जो उस वक्त US इन्वेजन के बाद जापान के इंचार्ज थे, उन्होंने पहले तो JCP को बैन करने के ऑर्डर्स जारी कर दिए। दूसरी बात, उन्होंने मैसिव एंटी कम्युनिज्म ड्राइव को लॉन्च कर दिया, जिसमें उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से अलाइंड 11,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जॉब से फायर कर दिया। US गवर्नमेंट परेशान थी कैसे भी करके कुछ भी करके जापान में कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस रोकने के लिए, और तभी उनकी नज़र पड़ी यामागुची गुमी गैंग पर। उन्होंने सोचा एक ऐसा गैंग जिनके कनेक्शंस जापान के सारे टॉप एलीट से हैं, जो जापान के ऑलमोस्ट 3/4 एरिया पर राज करते हैं, जिनसे जापान का बच्चा बच्चा कांपता है। अगर हम इन्हें अपने काबू में कर लें तो ये USSR के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं। और इसीलिए फिर लेट 1950s में CIA ने US गवर्नमेंट के कहने पर यकूज़ास के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू कर दी। सबसे पहले CIA ने यकूज़ास के मेंबर्स को अपने पेरोल पर हायर करके उनसे कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों पर अटैक्स करवाना शुरू कर दिए, जैसे इस टाइम का एक सबसे इनफेमस मात्सुकावा ट्रेन डिरेलमेंट का केस। इसमें CIA के कहने पर यकूज़ा के मेंबर ने एक ट्रेन को ही पटरी से उतार दिया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग जख्मी हुए थे। ये करवाने के पीछे CIA का मकसद बिल्कुल साफ था कि वो इस पूरे इंसिडेंट का ब्लेम JCP पर डालना चाहते थे, जिससे लोगों के बीच कम्युनिस्ट पार्टी की इमेज एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बन जाए। इसके बाद CIA ने एक फेमस रेवोल्यूशनरी राइटर वटारू काजी, जो कि US मिलिट्री के खिलाफ काफ़ी लिखा करते थे, उनको भी यकूज़ा गैंगस्टर्स के थ्रू किडनैप करवा दिया और 1 साल तक छोड़ा ही नहीं। CIA ने इन्हें अपनी कस्टडी में रखा और ऐसे वार्निंग्स और भी राइटर्स को भेजे। ऐसे कई छोटे बड़े किडनैपिंग्स और अटैक्स US ने यकूज़ा के थ्रू जापान में एग्जीक्यूट करवाए, जिससे उस गैंग का डर मुल्क में और ज़्यादा बढ़ता चला गया। बट US ऑन द अदर हैंड इस पूरे मिशन में काफ़ी पैसे बना रही थी, क्योंकि जो CIA एक तरफ जापानीज आर्मी और पुलिस को निहत्था करने पर तुली हुई थी, वही CIA दूसरी तरफ इन जापानीज माफिया गैंग्स को हथियारों से लेस कर रही थी, जिससे इन्हें उस वक्त मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा हो रहा था। बेसिकली CIA यकूज़ास को US मेड पिस्टल्स बेच रही थी, वो भी महंगे दाम में। मतलब US में जो पिस्टल $100 की मिलती थी, CIA वही पिस्टल यकूज़ास को $2000 की बेच रही थी। इससे हुआ ये कि CIA के सपोर्ट से यकूज़ास अब ड्रग स्मगलिंग भी करने लग गए थे, जिससे उस टाइम यकूज़ास की तो ऑलमोस्ट आधी इनकम जनरेट हो रही थी। लेकिन ऑन द अदर हैंड जापानीज सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट इतना बुरा पड़ा कि इस ड्रग स्मगलिंग की वजह से 4 सालों के अंदर ही जापान में ड्रग यूज़ एकदम से बढ़ गया। और हाँ, CIA की ये इन्वॉल्वमेंट की मैं जितनी भी कहानियाँ बता रहा हूँ ना, ये सब कुछ CIA के खुद के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में है। CIA खुद से बेसिकली फ़ख्र से बता रहा है कि इनकी वजह से ही यकूज़ा इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग बन पाई थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा CIA वाज डिटरमिन्ड ऑन एलिमिनेटिंग USSR's इन्फ्लुएंस फ्रॉम जापान, और इसके लिए यकूज़ास जैसे बड़े ऑर्गेनाइज्ड माफिया गैंग का सहारा लेना एक अच्छी स्ट्रेटजी थी। अब जाहिर सी बात है कि CIA की ये स्ट्रेटजी काफ़ी सेल्फिश तो बिल्कुल थी, लेकिन इस हरकत ने जापान के इस छोटे से क्रिमिनल गैंग यामागुची गुमी को हथियार और फंडिंग्स देकर एक जाइंट बना दिया। इसके बाद धीरे धीरे करके यकूज़ास की एंट्री जापानीज मीडिया में भी होने लग गई।
एक्चुअली में 1946 में जैसे ही टोका काजुओ नाम के थर्ड जनरेशन लीडर ने इस गैंग की गद्दी संभाली, उन्होंने एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी शुरू कर दी। इसमें बेसिकली याकुजास फेमस फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटी सिंगर्स को हायर करके इनके साथ मूवीज और म्यूजिक एल्बम प्रोड्यूस करते थे। याकुजास तब कई सारे फेमस सिंगर्स जैसे मिसोरा हिबारी और तबाता योशियो के साथ काम कर चुके थे। इवन वो कई सारे फेमस स्पोर्ट्समैन को भी मैनेज कर रहे थे, जैसे फेमस जापानीज रेसलर रिकी डोजॉन। मतलब टोका काजुओ की लीडरशिप में याकुजास जापानीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी एक बड़ा नाम बन चुके थे। जापानीज एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एथलीट्स, सब कुछ याकुजास की टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के साथ काम करना चाहते थे, क्योंकि कई अहम लोग इनके साथ जुड़ के ही रातों रात स्टार्स बन गए थे। और जाहिर है याकुजास के पास मूवीज, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स, म्यूजिक वीडियोस लॉन्च करने के लिए काफ़ी ब्लैक मनी थी कि वो मीडिया इंडस्ट्री में लगाकर वाइड करना भी चाहते थे। बिल्कुल कुछ उसी तरह जैसे 1980s और 90s में बॉलीवुड में होता था। डी गैंग अपना ब्लैक मनी वाइड करने के लिए मूवीज़ बनाते थे, और जैसे ही मूवीज़ हिट हो जाती थी उनका इलीगल पैसा ऑटोमेटिकली लीगल बन जाता था। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो उस दौर में कई बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ डी गैंग के गुंडों के साथ अक्सर दिखा करते थे। अनिल कपूर, सलमान खान, ऋषि कपूर। कि आपकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई 1988 में, और आप उनके साथ चाय पी रहे थे दुबई में। ब्रिटिश इंटर ने तो खुद ये कहा था कि इनकी फिल्म चोरी चोरी छुपके छुपके डी गैंग ने ही प्रोड्यूस की थी और उन्हें मजबूरन इसमें काम करना भी पड़ा था। इनफैक्ट बॉलीवुड की वजह से भी दाऊद इब्राहिम और गैंग का स्टेटस और दबदबा इंडिया में काफी बढ़ गया था। सो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ जापान में भी हुआ था। जापानीज फिल्म इंडस्ट्री से जुड़कर यामागुची गुमी गैंग एक फेमस गैंग बन गई थी। लेकिन 1950s के दौरान एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने याकुजास को लिटरली कौम का हीरो ही बना दिया। एक्चुअली में 1950s में कोबे सिटी में एक दूसरी गैंग सांगोकुजिन गैंग, जिसमें चाइनीज, ताइवानीज और कोरियन शामिल थे, उन्होंने कुछ पुलिस वालों को ही किडनैप कर लिया था। लेकिन जैसे हमने देखा कि पुलिस के पास कोई हथियार नहीं थे और इसीलिए वो लाचार हो गए थे। वो अपने लोगों को तो छोड़ो, वो खुद की जान नहीं बचा पा रहे थे, और इसीलिए तभी मजबूरन पुलिस ने भी यामागुची गैंग से मदद मांग ली। इस बात पर यामागुचीज ने भी फौरन हाँ बोल दिया और उन्होंने सांगोकुजिन गैंग्स पर हमला करके इनको कोबे सिटी से ऑलमोस्ट पूरे तरीके से ख़त्म ही कर दिया। अब इससे दो चीज़ें हुई, एक, पुलिस यामागुची के फेवर्स के तले दब गई, और दूसरा, सांगोकुजिन गैंग जो जापानीज नहीं थे उनको ख़त्म करने के बाद यामागुची गैंग की इमेज एक नेशनलिस्ट गैंग की तरह बन गई। लोगों के दिमाग में इनके बारे में एक ऐसा नज़रिया बन गया कि यामागुचीज तो अच्छे लोग हैं, वो मुल्क के मफाद में काम करते हैं। लोग लिटरली इन्हें अपना आइडियल मानने लग गए, अपना हीरो मानने लग गए, क्योंकि इस गैंग ने एक नॉन जापानीज फॉरेनर गैंग को ख़त्म कर दिया था और अपने कंट्री की हिफाजत की थी। यहाँ से तो याकुजास की किस्मत पूरे तरीके से ही बदल गई। जापान में अब एक मेजर कल्चरल शिफ्ट आ गया था। वहाँ पर गैंग कल्चर एकदम से बढ़ गया, क्योंकि जापानीज यूथ अब पुलिस और आर्मी से ज़्यादा एक गैंग पर ट्रस्ट करने लगी थी। खुद यूएस गवर्नमेंट डाटा बताता है कि साल 1958 से लेकर 1963 तक सिर्फ 5 सालों में याकुजा गैंग मेंबर्स 150% से बढ़कर करीब 2 लाख हो गए थे। मतलब आप सोचो, जापान की आर्मी से भी ज़्यादा जापानी गैंगस्टर्स बन चुके थे। कई सारे नए नए छोटे बड़े गैंग्स भी खड़े हो चुके थे। इसी दौर में अप्रोक्सीमेटली 5200 याकुजा गैंग्स पूरे जापान में ऑपरेट हो रहे थे, और इन 5200 गैंग्स में से यामागुची गुमी के अंडर ही करीब 500 गैंग्स शामिल थे, जिनके टोटल 9440 एम्प्लॉयज़ थे। मतलब अगर शॉर्ट में इनका स्ट्रक्चर बताऊं तो यामागुची गुमी का एक टॉप बॉस यानी कि ओयाबुन था, जिसके नीचे 103 बॉसेस थे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के गैंग लीडर्स थे। इस दौर तक यामागुची गैंग इतना बड़ा हो चुका था कि जापान के 47 डिस्ट्रिक्ट्स में से 36 डिस्ट्रिक्ट्स को उन्होंने पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया था। मतलब एक तरह से पूरे जापान पर ही इनका एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल आ चुका था। और यामागुचीज ने अलग अलग इंडस्ट्रीज में अपनी इन टोटल 5000 कंपनीज खोल रखी थी, जिनसे वो सालाना का 10 बिलियन येन्स कमा रहे थे। और ये मैं 1950s की बात कर रहा हूँ, भूलना मत। बाय द वे, ये क्रिमिनल गैंग इतने ओपनली बिजनेस किया करते थे, बट पुलिस इनकी तारीफ क्यों करती थी? वेल, इसका एक रीज़न तो ये है कि ये अपने एनुअल प्रॉफिट्स में से पुलिस को भी करीब 500 मिलियन येन का हफ्ता दिया करते थे। तो अब आप ही बताओ, इतने ज़्यादा पैसों के बदले में क्रिमिनल्स की तारीफ करना तो थोड़ा बनता ही है। इस सबसे ये बात तो साफ थी कि जापान में यामागुची गैंग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल हो चुकी थी पूरे तरीके से। पर क्रिमिनल तो आखिर क्रिमिनल ही होते हैं, उनके पास थोड़ी ना लीगल पावर्स होती हैं। ये कमी यामागुची को भी महसूस हुई
और इसीलिए अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए उन्होंने पॉलिटिशियंस को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये उनको प्रोटेक्शन देने में, पॉलिटिकल रैलीज में, पॉलिटिशियंस के ओपोनेंट्स को साफ करने में, डिलीट करने में मदद किया करते थे। लेकिन 1955 में तो यामागुची ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी ही खड़ी कर दी, जो बाय द वे आज तक जापान की रूलिंग पार्टी है। इनफैक्ट पार्टी बनाने के कुछ ही सालों में ही उन्होंने अपने कैंडिडेट को पीएम तक बना दिया। फेमस इंडोनेशियन पॉलिटिकल मैगजीन टेम्पो में कवर्ड स्टोरी बताती है कि एक्स जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे के नाना नोबुसुके किशी पहले यामागुची के गैंग मेंबर थे और यही आज की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के फाउंडर भी हैं। एक्चुअली में इस पार्टी के फाउंडेशन की हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। फेमस यूएस जर्नलिस्ट टिम वाइनर ने अपनी किताब लेगेसी ऑफ एशेस में बताया है कि जब 1949 में इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद लेफ्ट पार्टी स्ट्रांग हो रही थी। तभी नोबुसुके किशी ने CIA की मंजूरी से और उनकी मदद से भी सारे राइट विंग को एक साथ लाया था और यामागुची गैंग की फंडिंग्स को यूज करके उन्होंने एक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP की बुनियाद रखी। CIA की बैकिंग इतनी स्ट्रांग थी कि अपने पहले ही 1955 इलेक्शंस में LDP फुल स्विंग मेजॉरिटी के साथ जीत गई और गैंगस्टर नोबुसुके किशी बन गए जापान के पहले प्राइम मिनिस्टर, जो यामागुची गुमी याकुजाज से एफिलिएटेड थे। नाउ क्योंकि अब एक तरह से याकुजाज लीगली जापान पर राज कर ही रहे थे, तो उनके गैंग्स को भी जापान में लीगल स्टेटस मिलने में क्या ही हर्ज था। ये फोटोज आप देख रहे हो, जापान में 1960 से ही याकुजा गैंग ऐसे ऑफिसेज खोलकर अपने इलीगल बिजनेसेस ओपनली ऑपरेट करने लग गए थे। ये दुनिया का इकलौता ऐसा क्रिमिनल गैंग था जो क्राइम करने के बाद ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ये सब कुछ तो कुछ भी नहीं है। 1960s में यूएस प्रेसिडेंट आइजनहावर जब जापान आने वाले थे, बिल्कुल उसी टाइम पर जापान में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग नेशन वाइड प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब आमतौर पर ऐसे प्रोटेस्ट को दबाने के लिए गवर्नमेंट्स उनके पुलिस फोर्सेस को भेजते हैं, राइट? लेकिन जापानीज गवर्नमेंट ने यह काम याकुजा गैंग को दे दिया था। 40,000 याकुजा गैंग मेंबर्स ने मुल्क भर में चल रहे प्रोटेस्ट को दबाया था। आने वाली कई दहाइयों तक यामागुची गुमी गैंग ने अंधाधुंध राज किया। इनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन जुलाई 1981 में इनकी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। इस साल यामागुची के थर्ड जनरेशन लीडर काजुओ टोका की मौत हो जाती है। अब गैंग का अगला लीडर कौन बनेगा, इसको लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। इस लड़ाई में मासाहिसा टाकेनाका और हिरोशी यामामोटो, ये दोनों स्ट्रॉन्ग याकुजा लीडर्स, खुद को यामागुची का ओयाबून बनाना चाहते थे। इस उलझन को सुलझाने के लिए आखिर में 104 सब गैंग के हेड्स ने वोटिंग बिठाई। इस वोटिंग में मासाहिसा टाकेनाका को 57 वोट्स मिले और वो यामागुची का नया ओयाबून बन गया। खुद की ही हार से तिल मिलाकर हिरोशी यामामोटो ने अपने साथ 18 स्पोर्टिंग गैंग लीडर्स को लेकर इचिवाकेई नाम से एक नया याकुजा ग्रुप ही बना दिया। कुछ ही टाइम में इचिवाकेई के साथ 6000 मेंबर्स जुड़ गए, जो यामागुची गुमी के उस वक्त के आधे मेंबर्स के बराबर थे। अब हालांकि यामागुची ने कई अलग अलग हथकंडे अपनाकर इचिवाकेई में गए 6000 लोगों में से 3000 लोगों को वापस अपने में शामिल कर भी लिया, लेकिन यह हार यामामोटो से बर्दाश्त नहीं हुई और इसीलिए 26 जनवरी 1985 को यामागुची के बॉस टाकेनाका पर हमला करके उनका मर्डर कर दिया जाता है। इसके बाद यामागुची ने इचिवाकेई के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर कर दिया। ये होते ही पुलिस ने यामागुची के ऑफिसेज पर रेड किए और इनके सारे वेपन्स जब्त कर लिए। बट इससे भी वो रुके नहीं। उन्होंने यूएस की मदद से रॉकेट लॉन्चर्स और मशीन गन्स मंगवाए और इचिवाकेई के खिलाफ इस जंग को जारी रखा। बस यही जंग जापान के 300 साल पुराने गैंग कल्चर के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई। उस वक्त जापान में 200 से ज्यादा आर्म्ड शूटिंग्स हुए। इस गैंग वार के बीच में से आम आवाम को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो चुका था और अब लोग इन गैंग्स और इनके आपसी झगड़े से परेशान हो रहे थे। इसके बाद फिर 2 ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हुए जिससे जापान की सरकार, जो खुद पहले याकुजास का साथ दिया करती थी, वो अब एकदम से इनके खिलाफ हो गई थी और एक नेगेटिव सेंटीमेंट ओवरऑल डेवलप होने लगा। 1980s में ना जापान में एक बड़ा इकोनॉमिक डाउनफॉल चल रहा था, लेकिन इस इकोनॉमिक डाउनफॉल में भी याकुजास ने आम बिजनेसेस से प्रोटेक्शन मनी लेना बंद नहीं किया था। इससे लोग याकुजा से परेशान हो ही रहे थे। फिर इसी दौरान, जैसे आप चार्ट में देख सकते हो, जापान में ड्रग्स का भी यूजेज काफी बढ़ चुका था और ऊपर से ऐसे दौर में रुकना तो दूर, उल्टा याकुजास ने एक नया सिंथेटिक ड्रग साउथ कोरिया से इंपोर्ट करना भी शुरू कर दिया था। इससे जापानीज यूथ में ड्रग अब्यूज काफी बढ़ रहा था और मुल्क की आवाम का सेंटीमेंट याकुजास के मुतल्लिक नेगेटिव होते जा रहा था। याकुजास के बढ़ते क्राइम्स को देखते हुए जापानीज गवर्नमेंट को मजबूरन 1992 में एंटी बोर्योकुडान यानी कि एंटी गैंग लॉ पास करना ही पड़ा।
ये लॉ पास होते ही जापान में गैंग्स पर हैवी क्रैकडाउन होना शुरू हो गया। गैंग्स के जो शहरों के बीचों बीच ओपन ऑफिसेस थे ना, उनको बंद कर दिया गया। उनके नाम पे जो प्रॉपर्टीज और बिजनेसेस थे उन्हें भी सीज कर लिया गया। इनके लीडर्स को जेलों में डाल दिया गया। पब्लिक भी अपने घरों और ऑफिसेज के बाहर जिस तरीके से एंटी यकूजा पोस्टर्स लगाने लग गए, इससे इनके कंप्लीट सोशल बायकॉट की एक लहर ही फैल गई। इस सब से बाय द एंड ऑफ 1994 मुल्क की इन टोटल 192 गैंग्स कंप्लीटली खत्म हो गई थी। लेकिन अगर आपको याद होगा तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जापानीज सोसाइटी में कई लोग यकूजास को एक नेसेसरी इवल मानते थे। सो आखिर ये क्यों था? क्योंकि उन्होंने जापान के लिए काफ़ी सोशल वर्क भी किया है। जैसे 1995 में कोबे अर्थक्वेक और 2011 में तोहोकू अर्थक्वेक में उन्होंने काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन एड्स देकर लोगों की मदद की थी, जिससे लोगों के दिमाग में उनका एक पॉजिटिव परसेप्शन बन गया था। बट अगर वाकई में ऐसी बात है तो फिर जापान में तो इन 2 अर्थक्वेक्स के अलावा भी कई सारे अर्थक्वेक्स आए हैं और डिजास्टर्स हुए हैं, तो तब उन्होंने हेल्प क्यों नहीं किया? इसका जवाब इन डिजास्टर्स की टाइमिंग्स में छुपा है। अगर आप ध्यान दोगे तो कोबे अर्थक्वेक 1995 में हुआ था और तोहोकू अर्थक्वेक 2011 में हुआ था। दोनों ही सालों में सरकार ने एंटी यकूजा लॉज पास करके इन गैंग्स पर हैवी क्रैकडाउन किया था और इन दोनों ही दौर में जापान में काफ़ी एंटी यकूजा नैरेटिव बन गया था। और इसीलिए जापान टुडे की रिपोर्ट्स के हिसाब से खुद की इमेज को वाइट वॉश करने और पब्लिक सिंपैथी गेन करने के लिए ही उन्होंने इन दोनों बार लोगों की हेल्प की। अब अगर आज की तारीख की हम बात करें ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जापान में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या गैंग कल्चर कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। उल्टा आज के टाइम पे तो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। आज ये गैंग सीधा स्कूल और कॉलेज के बच्चों को ट्रैप कर रहे हैं, वो यूथ को ट्रैप कर रहे हैं, उन्हें क्रिमिनल्स बना रहे हैं। सबसे पहले ये ऐड देखना, ये ऐड है जापान में पार्ट टाइम जॉब की, जिसे यामी बेटो जॉब कहते हैं। इसमें सीधे सीधे डकैती करने के लिए करीब 3.5 लाख येन दिए जा रहे हैं। दरअसल जापान में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड डेवलप हो रहा है। 15 से 20 साल के यंग लड़कों से गैंग्स चोरी करवा रहे हैं। इन गैंग्स को वहाँ की पुलिस टोकोरियो बुला रही है, जो बच्चों को पार्ट टाइम जॉब ऑफर करने के नाम पर ऑनलाइन ही इनको इंस्ट्रक्शंस देकर इनसे चोरी करवा रहे हैं और क्राइम्स करवा रहे हैं। जापान की पुलिस ने अब तक 10,000 टोकोरियोज को पकड़ा है और 2023 में तो टोक्यो पुलिस ने 6 ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लिया था, जिन्होंने ऐसे ही सोशल मीडिया पर पार्ट टाइम जॉब्स में फंसकर घड़ी और सोने की दुकान में से 300 मिलियन येन्स, जो कि 1.92 मिलियन डॉलर्स होता है, इसकी चोरी कर ली थी। करंटली जापान में ऐसी डकैती बहुत ही कॉमन हो चुकी है। पिछले साल सिर्फ 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में जापान के कैपिटल टोक्यो में ऐसी 60 डकैतियां हो चुकी हैं। इन सभी डकैतियों को भी पार्ट टाइम जॉब्स बोलकर भर्ती किए गए लड़कों से ही अंजाम दिया जा रहा है और ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एफर्ट है। सो आज भी जापान में ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स रुके नहीं हैं, बल्कि इनका ऑपरेशन जारी है। वो इवॉल्व कर रहे हैं आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज जैसे हमने जाना, CIA ने जापान को मुकम्मल तौर पर डिस्टेबलाइज कर दिया था। वहाँ पर अंडरवर्ल्ड माफिया गैंग्स खड़े कर दिए थे, सिर्फ ताकि वो USA वर्सेस USSR कोल्ड वार में जापान को अपना एक प्यादा बना सके, इस्तेमाल कर सके। और जैसे आपको ऑलरेडी पता है, USA के लिए ये कोई इकलौती कहानी नहीं है। कितने ही कॉन्टिनेंट के कितने ही कंट्रीज को US ने टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। मिडल ईस्ट देख लो, अफ्रीका देख लो, इवन साउथ अमेरिका को ही देख लो। वहाँ पर डेमोक्रेसी और ह्यूमैनिटी का मसीहा US has always kept its national interest supreme over any other country's sovereignty. Thanks for watching this video. Allah Hafiz.